गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 3 ज्योग्राफी का पार्ट 2 देखेंगे, द अर्थ एंड इट्स लिविंग वर्ल्ड। पार्ट 2, द एटमॉस्फेयर। द एनवेलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित हवा के आवरण को क्या कहते हैं? को वातावरण कहते हैं। एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे, द एयर इन द एटमॉस्फेयर बिकम्स रेयरर। जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठभाग की ऊंचाई पर जाते हैं, वैसे वैसे वातावरण की हवा क्रमशः कैसे होते जाती है? विरल होती जाती है, बिकम्स रेयरर। द एयर कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर में, हवा में क्या क्या होता है? मिक्सचर ऑफ गैस होता है। कौन कौन से गैसेस होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड हवा के ये क्या है? मुख्य घटक है। देयर आर सम अदर गैसेस टू इन द एयर इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। यानी तुम ये सीख चुके हो कि इसके अतिरिक्त हवा में अत्यंत अल्प मात्रा में कुछ अन्य गैसें भी पाई जाती है। द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर आर नेम्ड एज, जो लेयर है एटमॉस्फेयर के, उनके नाम क्या है? देखो, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर यानी हम हिंदी में उसे बोलेंगे शोभ मंडल। सेकेंड स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल। थर्ड मेसोस्फियर। मेसोस्फियर यानी मध्य मंडल। फिर उसके बाद में आयनोस्फियर यानी अयान मंडल, और लास्ट है एक्सोस्फियर यानी बाह्य मंडल। ऐसी परतें मानी जाती है। यानी ये सारी परतें हमको किस में दिखाई देती है? पृथ्वी के वातावरण में है। द लेयर दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू अ हाइट ऑफ अबाउट 13 किलोमीटर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फियर। यानी ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पृथ्वी से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये जो पहली लेयर है, इसे हम क्या बोलेंगे? ट्रोपोस्फियर। ये जो लेयर है इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रोपोस्फियर। द कंडीशन इन द ट्रोपोस्फियर चेंजेस कंटिन्यूसली, दे अफेक्ट द लिविंग वर्ल्ड टू ग्रेट एक्सटेंट। यानी शोभ मंडल की हवा में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं और पृथ्वी के सजीवों के जीवन में इन परिवर्तनों के महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ते हैं। यानी ये जो ट्रोपोस्फियर लेयर में जो चेंजेस होते हैं, उसके कारण लिविंग वर्ल्ड के ऊपर में बहुत क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। द सरफेस ऑफ द अर्थ गेट्स हीटेड ड्यू टू द हीट इट रिसीव्स फ्रॉम द सन। यानी सूर्य द्वारा पृथ्वी को ऊष्मा मिलने के कारण पृथ्वी का पृष्ठभाग कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है। हीट मिलने के कारण जो पृथ्वी का पृष्ठभाग है के कारण क्या हो जाता है? ये गर्म हो जाता है। हेंस द एयर नियरेस्ट द सरफेस इज हॉटेस्ट। एज वी गो हायर इन द ट्रोपोस्फियर इट बिकम्स कूलर। और इसके कारण क्या होता है? जिसके कारण पृष्ठभाग के समीप वाली हवा जो रहती है, हवा सबसे अधिक गर्म होती है। जैसे शोभ मंडल से क्रमशः ऊपर की ओर जाने वाले की हवा ठंडी होती है। यानी शोभ मंडल से, ट्रोपोस्फियर से ऊपर ऊपर जैसी हवा जाएगी, वैसी वैसी हवा कैसी होती जाएगी? ठंडी होती जाएगी। सबसे ज़्यादा गर्म हवा हमें कहाँ मिलेगी? ट्रोपोस्फियर, है ना। इसलिए एट वी गो हायर इन द एटमॉस्फियर, in the troposphere it becomes cooler. Almost all the water vapor in the atmosphere is contained in the troposphere. यानी इसीलिए जलवायु से संबंधित बादल, वर्षा, कोहरा, पवन तथा आंधी, तूफान आदि सभी घटनाएं शोभ मंडल में ही होती है। और that is why all weather related phenomena such as formation of clouds, rain, fog, winds and storm take place in the troposphere. The air on the high mountain is rarer than the air near the earth surface. यानी ऊंची पहाड़ी के ऊपर जाने पर वहाँ की चारों ओर वाली हवा पृष्ठभाग की हवा की अपेक्षा कैसे हो जाती है? विरल होती है। There कैसे होती है? विरल। The air is very rare. The यातायात के लिए उपयोग में लाए जाने वाले सभी विमान शोभ मंडल की ऊंचाई से अधिक ऊंचाई वाले भाग में उड़ते हैं। यानी
क्या बोला गया है, द एयर ऑन द हायर माउंटेन इज रेयरर देन द एयर नियर द अर्थ सरफेस, है ना। और जो एरोप्लेन उड़ते हैं, एरोप्लेन्स फ्लाई इन द हायर पार्ट ऑफ द ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर से भी ऊंचाई में जो है वो प्लेन उड़ते हैं। द एयर इज वेरी रेयर, therefore arrangements have to be made to ensure that passenger get enough air for breathing। इसीलिए अरेंजमेंट किया जाता है, उस ऊंचाई पर हवा कुछ अधिक विरल होती है और विमान की ऊंचाई पर जाने पर यात्रियों को श्वसन के लिए पर्याप्त हवा मिले, इसके लिए विमान में सुविधा करनी पड़ती है। बियॉन्ड द ट्रोपोस्फियर अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ इज द लेयर कॉल्ड स्ट्रेटोस्फियर। यानी ट्रोपोस्फियर के भी ऊपर 50 किलोमीटर की हाइट पर ये जो लेयर है इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फियर। हिंदी में क्या बोलेंगे हम, समताप मंडल, है ना। इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर देयर इज अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड ओजोन। और उसके नीचे कौन सी लेयर है उसे हम क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर। समताप मंडल के नीचे जो लेयर है उसे हम क्या बोलेंगे, ओजोन गैस की लेयर। पृथ्वी की सतह से शोक मंडल के बाहर लगभग 50 किलोमीटर तक की परत को समताप मंडल कहते हैं और इसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है। और अल्ट्रा वायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन आर हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग्स। और सबने सुना होगा कि जो इसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है और सूर्य से आने वाली किरणों में उपस्थित जो पैरा बैंगनी किरणें, यानी जो ओजोन लेयर्स, जो अल्ट्रा वायलेट रेस होती है उसे हिंदी में हम क्या बोलेंगे, पैरा बैंगनी किरणें, ये सजीवों के लिए हानिकारक होती है। किसके लिए हार्मफुल होती है, हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग्स। और ओजोन गैस इन घातक किरणों को अवशोषित कर लेती है जिससे पृथ्वी के सजीवों को संरक्षण मिलता है। और बट द ओजोन जो लेयर है, ये जो ओजोन लेयर है ये ऑब्जर्व कर लेती है इन अल्ट्रावायलेट रेस को और एंड प्रोटेक्ट द लिविंग वर्ल्ड फ्रॉम दोज रेस। और लिविंग वर्ल्ड को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, जो जमीन अर्थ पर जो लिविंग वर्ल्ड है उन्हें प्रोटेक्ट करती है। न्यू वर्ड हमने देखा जो इसमें कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ वेपर टर्निंग इनटू वाटर ऑन कूलिंग। यानी हिंदी में हम बोलेंगे संघनन, यानी वाष्प का ठंडा होकर उसका द्रव अवस्था में रूपांतरण होने की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, अभी हमने लेयर्स के बारे में देखा है ना, कि पृथ्वी पर के ऊपर एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी लेयर्स है। अभी हम देखेंगे हाउ डज इट रेन, यानी वर्षा किस प्रकार होती है, यानी वर्षा किस प्रकार होती है। वर्षा तो वाटर ऑन द अर्थ इवेपरेट्स कंटिन्यूसली ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। यानी सूर्य की ऊष्मा द्वारा जमीन के पानी का निरंतर बाष्पीभवन होता रहता है। वाटर दैट हैज percolated into the soil also evaporates due to the heat and enters the atmosphere। और जमीन के अंदर रिसा हुआ पानी भी सूर्य की ऊष्मा द्वारा भाप बनकर हवा में मिश्रित होता है। As water vapor is lighter, अब क्या बोला है, वाटर दैट प्रोक्लेट्स इनटू द सॉइल, और जमीन के अंदर जो पानी जाता है वो भी इवेपरेट ड्यू टू द हीट एंड एंटर्स द एटमॉस्फेयर। वो भी क्या हो जाता है, इवेपरेट होता है हीट के कारण और एंटर्स द एटमॉस्फेयर। एज द वाटर वेपर इज लाइटर देन एयर, जो वाष्प होती है वाष्प हवा की अपेक्षा हल्का होता है। यानी जो वाटर वेपर है वो हवा की अपेक्षा कैसा होता है, लाइटर होता है। इट राइजेज हाई अप इनटू द एटमॉस्फेयर, और इसके कारण क्या होता है, इसीलिए ये वातावरण में क्रमशः ऊंचाई पर चला जाता है। एज इट गोज हायर इट कूल्स एंड कंडेंसेस फॉर्मिंग वेरी फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। ऊंचाई पर जाते समय ठंडा हो जाने के कारण उसका संघनन होता है और पानी के सूक्ष्म कण बनते हैं। द ड्रॉपलेट्स आर सो स्मॉल एंड लाइट that they float in the atmosphere forming clouds। पानी के ये कण जो होते हैं वो इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे तथा हल्के होते हैं कि ये बादलों के रूप में आकाश में तैरते रहते हैं। These small droplets join together and form bigger drops which are heavy।
इन सूक्ष्म कणों के एकत्र होने पर उनका पानी की बड़ी बूंदों में रूपांतरण होता है। The small droplets join together and forms bigger drops which are heavy. They cannot float. Such drops of water fall down on the earth in the form of rain. और ये बड़ी बूंदें भारी होती है, इसीलिए तैर नहीं सकती। These small droplets join together and form bigger drops, है ना, which are heavy. They cannot float. Such drops of water, यानी जो स्मॉलर ड्रॉपलेट्स है वो मिलकर बड़े ड्रॉपलेट्स बनते हैं, पर वो अब क्या होता है, फ्लोट नहीं हो सकते, हवा में उड़ नहीं सकते। Such drops of water fall down on the earth in the form of rain. और एक किसके रूप में वापस नीचे आते हैं, ये बड़ी बड़ी बूंदें भारी होती है और इसीलिए तैर नहीं सकती, और ऐसी बूंदें वर्षा के रूप में जमीन पर गिरती है। This rain water flows into rills, streams, rivers and finally into the sea. वर्षा के रूप में जमीन पर आया हुआ पानी सोतों, नालों और नदियों में से होकर अंत में समुद्र में मिल जाता है। These rain water flows into rills, streams, rivers and finally into the sea. Ice in the snow-covered region also melts due to the heat of the sun to finally flow into the rivers. और हिमाच्छादित प्रदेशों में सूर्य की ऊष्मा द्वारा वहाँ की बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है। यह पानी भी आकर नदियों में ही मिलता है। Also melts due to the heat of the sun to finally flow into the river. These processes of evaporation, condensation and rainfall go on in a continuous cycle. This is known as the water cycle in nature. मतलब जमीन के जिस पानी का वाष्पीभवन द्वारा जो वाष्प बनता है, संघनन के कारण वर्षा के रूप में पुनः जमीन पर आता है और अंत में समुद्र में मिल जाता है। पानी का वाष्पीभवन, संघनन और वर्षा इत्यादि क्रियाएं निरंतर एक चक्र की भांति घटित होती रहती है और इसे ही जल चक्र कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? जल चक्र। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं द बायोस्फीयर यानी जीवावरण। बायोस्फीयर यानी जीवावरण। मेक एज लॉन्ग अ लिस्ट टू एज यू कैन of all the living things you see in the lithosphere, hydrosphere and atmosphere, यानी आप ये लिस्ट बना सकते हैं इनकी। There are innumerable kinds of living things on the earth, यानी पृथ्वी पर असंख्य प्रकार के सजीव पाए जाते हैं। The various regions of the earth differ in many ways. पृथ्वी के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार के क्षेत्र हैं, है ना। पृथ्वी के the various regions of the earth differ in many ways. Some regions are always covered with ice while other have a hot climate. कुछ भागों में पूरे वर्ष भर बर्फ की परत पाई जाती है तो कुछ भागों में वर्ष भर उष्ण जलवायु रहती है।